जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो भी राहु के अंडर ही आते हैं। कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी दे देता है, तो राहु एडिक्शंस की तरफ भी ले जाता है। राहु की जो वर्किंग है वो शिव भगवान के अंडर आती है। राहु जो है वो पिशाच योग भी बनाता है। तो ऐसे योग वाले लोग जो होते हैं उनके ऊपर जितनी भी ये थर्ड वर्ल्ड की जो चीजें हैं ये अपना इन्फ्लुएंस जमा सकती है, इनको पोसेस कर सकती हैं। ये राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य और चंद्रमा दोनों को निगल लेता है। तो आपने सुना होगा काल सर्प योग के बारे में, तो ये सिर्फ एक डराने का तरीका आजकल कह सकते हो कि बनाया हुआ है। एंड राहु सांप नहीं है, राहु नाग है। राहु के पास इस रीजन से हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है। राहु का जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा पेनफुल है। आपको जिस चीज से ऑब्सेस्ड कर रहा है उसी चीज से डिससैटिस्फाई भी कर देगा। राहु इज द प्लैनेट ऑफ डिस्गाइज, बहरूपियां। आप देखोगे कि जिनके 6th हाउस में राहु है ऐसे लोगों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज बहुत होती हैं। राहु इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। बेसिकली राहु 4th, 5th, 9th, 10th एंड 11th इन 5 घरों में राजयोग बनाता है। तो आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु अपनी दशा में क्या इम्पैक्ट देता है आपकी लाइफ पे, कैसे आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, क्या रिजल्ट्स देता है, ये देखेंगे। तो राहु बेसिकली क्या है? राहु हेड है एंड केतु टेल है, यानी कि बॉडी है। तो क्योंकि राहु सिर है, राहु सोच सकता है, राहु इमेजिन कर सकता है, क्रिएटिव है, राहु इंटेलिजेंट है, बट अपनी उस क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता क्योंकि राहु के पास हाथ पैर नहीं है, बॉडी नहीं है। अब अगर आप सोलर सिस्टम में भी देखोगे तो जितने भी 7 प्लैनेट्स हैं उनकी फिजिकल बॉडी है, बट राहु और केतु की फिजिकल बॉडी कोई नहीं है क्योंकि मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं ये। एंड राहु और केतु को इसीलिए छाया ग्रह यानी कि शैडोई प्लैनेट बोला जाता है। तो क्योंकि राहु के तो खुद ही शैडोई प्लैनेट है तो उनका आपकी लाइफ के ऊपर भी कभी भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है, वो आपकी लाइफ को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर देंगे वो कि उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, या आपकी सोच, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो मेंटल स्टेट है वही ऐसा कर देंगे, इतना बिगाड़ देंगे कि उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका बुरा इफेक्ट जो है वो आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा था कि राहु इमेजिनेशन का कारक है, तो ये इमेजिनेशन जो है कई बार अगर राहु की पोजीशन खराब हो तो ये डिल्यूजन में बदल जाती है, या डिल्यूजन तो मैं बहुत छोटा शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, कई बार हेलुसिनेशंस में बदल जाती है। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो भी राहु के अंडर ही आते हैं। अब हेलुसिनेशंस क्या होता है? तो बेसिकली जब कोई इंसान जो है मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू कर देता है, ऐसी चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर देता है जो है ही नहीं। मान लीजिए वो कोई, उसकी इमेजिनेशन में एक ऐसा कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उस कैरेक्टर से बातें कर रहा है, मे बी वो कैरेक्टर उसका दोस्त होगा या कोई भी होगा, एंड उसी के साथ जो है टाइम स्पेंड कर रहा है अपना, और वो सिर्फ उसी को नज़र आ रहा है क्योंकि वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके के जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये राहु के अंडर आते हैं। अब राहु जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स को क्यों दिखाता है? रीज़न ये है कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य और चंद्रमा दोनों को निगल लेता है। निगलने से मेरा मतलब है कि ग्रहण लगाता है। जब भी आप देखोगे कि ग्रहण लगता है सूर्य और चंद्रमा को, तो एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा को राहु ने निगल लिया है। आप थाईलैंड जाओगे तो थाईलैंड में क्योंकि राहु की बहुत पूजा करी जाती है, बहुत मानते हैं वहाँ पे राहु जी को, तो वहाँ पे राहु के काफ़ी मंदिर देखने को मिलते हैं। एंड वहाँ उनकी जो मूर्तियाँ हैं वो मूर्तियों में भी सूर्य को जो है निगलते हुए दिखाया है। आप देखेंगे तो हर मूर्ति में उनकी निगलते हुए सूर्य को और चंद्रमा को दिखाया। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसका जो बहुत ही वैल्यू होल्ड करती है। नाउ कमिंग बैक टू द स्क्रीन इन व्यू, जो चंद्रमा है वो आपका मेंटल स्टेट है, आपकी साइकोलॉजी है, आपका मन है, एंड जो सूर्य है वो आपकी आत्मा है, आपकी सोल है। तो जब राहु ने आपकी सोल ही निगल ली, आपका मन निगल लिया, तो पीछे बचा क्या है? सोचने समझने की शक्ति तो वहीं पर खत्म हो गई। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स राहु के देने का कारण ये है। एंड जो सूर्य है वो विल पावर का भी कारक है, इसीलिए राहु कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी दे देता है क्योंकि जहाँ सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई एंड विल पावर खत्म हो गई, सबसे बड़ी बात, तो वहाँ कोई छोटी सी भी लाइफ में इशू आएगा, प्रॉब्लम आएगी, कोई छोटा सा भी इवेंट होएगा, तो इंसान क्या करेगा? जहाँ उसमें विल पावर ही नहीं बची, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची, सुसाइड की तरफ जाएगा। तो ये टेंडेंसी भी राहु देता है। इसके बाद अगर
राहु की बात की जाए तो राहु एडिक्शंस की तरफ भी ले जाता है, चाहे वो अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है या गैम्बलिंग के एडिक्शन है, राहु एडिक्शंस भी देता है। सेकंड हाउस में है तो अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन, क्योंकि सेकंड हाउस कंजम्पशन का है, एंड फिफ्थ हाउस में गैम्बलिंग वगैरह। राहु गैम्बलिंग की तरफ इसलिए लेकर जाता है बिकॉज राहु जो है वो इम्पल्सिवनेस का, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का और बिना सोचे समझे एक्शन लेने का कारक है। अब इससे फ़ायदा होगा या नुकसान वो बात की बात है, वो और कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा राहु जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंसान को लेकर जाता है। लोग ये पूछते हैं कि राहु अगर इतना स्पिरिचुअल है तो फिर उसे बुरा क्यों माना गया है। तो बेसिकली राहु का जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। राहु इंसान को पहले अंधकार की तरफ लेकर जाता है एंड देन उसे रोशनी दिखाता है। कि राहु जो है वो ऑब्सेशन का कारक है। राहु जिस घर में बैठ जाए उस घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंसेस हैं, उससे इंसान को ऑब्सेस कर देता है। राहु अगर 10th हाउस में मान लीजिए तो वो इंसान को उसके स्टेटस से ऑब्सेस्ड कर देगा। वो अपना स्टेटस बनाने के पीछे, सोसाइटी में अपना रुतबा बनाने के पीछे पागलों की तरह भागेगा। अगर 11th हाउस में है तो इंसान पैसे के पीछे पागल होगा, पैसे से ऑब्सेस्ड होगा। एंड यही अगर राहु लगन में है तो इंसान खुद से ही ऑब्सेस्ड होगा। सेल्फ ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ लोग जो होते हैं वो लगन में राहु वाले हैं। बट एट द सेम टाइम राहु आपको जिस चीज़ से ऑब्सेस्ड कर रहा है उसी चीज़ से डिससेटिस्फाई भी कर देगा। राहु का यही जो प्रोसेस है स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाने का, इसे लोग समझ नहीं पाते हैं। सो इसका पर्पस बेसिकली ये है कि पहले आपको जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसके पीछे राहु दौड़ाएगा, ऑब्सेस्ड कर देगा, एंड देन उसी से डिससेटिस्फाई कर देगा। इवन आपको वो मिल जाए उसके बाद भी, ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं आपकी, जो मटीरियलिस्टिक आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, वो मिलने के बाद भी आपको खुशी नहीं मिली, वो मिलने के बाद भी आप डिससेटिस्फाइड हो। एंड यही चीज़ को रियलाइज़ करना कि इन सब चीज़ों में रखा ही कुछ नहीं है। कितना भी आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लो, मटेरियल जो वर्ल्ड है, कितना ही आप इसमें इन्वॉल्व क्यों ना हो जाओ, कितना ही आप पैसा या जो भी शोहरत वगैरह इकट्ठी क्यों ना कर लो, आपको सेटिस्फैक्शन और जो अंदरूनी खुशी है वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाते, जब तक आप भगवान के साथ नहीं जुड़ते। ये चीज़ रियलाइज़ करवाने के लिए राहु पहले आपको ऑब्सेस करेगा, फिर डिससेटिस्फाई करेगा, फिर डिससेटिस्फैक्शन के बाद आप एकदम पागल से हो जाओगे कि मैं क्यों परेशान हूँ, इतना सब मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल भी गया है, मैं क्यों फिर भी डिससेटिस्फाइड हूँ। फिर वो परेशान होने के बाद, कितना टाइम सफ़र करने के बाद, फिर जाके इंसान को रियलाइज़ होता है कि ये वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए, इससे ऊपर बहुत कुछ है जो मुझे चाहिए। वो रियलाइजेशन जो है ना वो बहुत पेनफुल है, इसलिए राहु को बुरा माना गया। राहु की जो वर्किंग है वो शिव भगवान के अंडर आती है। आपने कभी सुना होगा कि कहते हैं कि राहु खराब है तो या तो दुर्गा माता की पूजा करो या काल भैरव की पूजा करो। तो भैरव जी जो हैं वो शिव भगवान का ही रूप है। एंड आपने देखा होगा कि राहु जो है वो 8 घोड़ों पे सवार रहते हैं। 8 घोड़ों को जो भैरव की 8 फॉर्म से जोड़ा जाता है, यानी कि अष्ट भैरव, देयर आर 8 फॉर्म्स ऑफ भैरव, एंड उससे जोड़ा जाता है। तो टोटली जो है राहु की वर्किंग शिव भगवान के अंडर ही आती है। तो शिव भगवान जो है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो क्या शिव भगवान का जो डिस्ट्रक्शन है वो बुरा है? नॉट एट ऑल। शिव भगवान का जो डिस्ट्रॉय करने का जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि दोबारा सृजन हो सके। अब आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी जो हैं वो सृजन करते हैं, उन्हें क्रिएटर कहा गया है। विष्णु भगवान जो है वो पालन करते हैं, एंड शिव भगवान जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उनका डिस्ट्रॉय करने का पर्पस बेसिकली ये है कि दोबारा रचना हो सके, दोबारा जो क्रिएटिव जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूटी में रह सके। तो वो डिस्ट्रक्शन जो है बुरी नहीं है। उसी तरीके से जो राहु का जो पहले अंधकार की तरफ लेकर जाना, सभी ये जितनी भी वाइसेस हैं, ये एडिक्शन एंड ऑल दैट, इसकी तरफ लेकर जाना, इंसान को एक टाइम पे बिल्कुल बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, और फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाना। तो राहु का भी जो प्रोसेस है वो इट इज़ वेरी सिमिलर। एंड वो इसलिए है कि आपका जो अभी आप जिस तरीके के हो, जो अभी आपके अंदर बुराइयां हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकें, वो ख़त्म हो सकें बिल्कुल, एंड आपका एक नया वर्जन बाहर निकल के आए। अब राहु का सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और ऑब्सेशंस तक ही नहीं है। राहु जो है वो करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है, एक्सप्लोजिव ग्रोथ देता है। राहु इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। राहु जिस घर में बैठ जाए उस घर से रिलेटेड सिग्निफिकेंसेस को एक्सपैंड कर देता है बहुत ज़्यादा। राहु अगर 10th हाउस में है तो आपका करियर बहुत ज़्यादा हाइट्स पे जाएगा। राहु एक्सप्लोजिव ग्रोथ देता है 10th हाउस में। राहु अगर 11th हाउस में है तो पैसा देगा, अंधा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा। एंड राहु 10th हाउस में तो वैसे भी राजयोग बनाता है। 10th हाउस में हो गया, 11th हाउस में हो गया। बेसिकली राहु 4th, 5th, 9th, 10th एंड 11th, इन 5 घरों में राजयोग बनाता है। बट लेकिन 9th हाउस में राहु इतना अच्छा नहीं माना जाता। करियर के लिए तो डेफिनेटली अच्छा है, पैसे के लिए वो और पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाता। बेसिकली 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का है एंड राइटियसनेस का है, और जो राहु है
वो अनराइटियस प्लैनेट है। तो 9th हाउस में बैठ के इंसान को वो थोड़ा अनएथिकल और थोड़ा अनराइटियस बना देता है। ऐसा इंसान नास्तिक भी हो सकता है, या हो सकता है अगर वो थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले भी रहा है तो भी वो यकीन नहीं कर रहा उस तरीके से, हर चीज़ को क्वेश्चन करता है। रिलीजन को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है वो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है, ऐसा है तो क्यों है, ब्लाइंडली नहीं फेथ कर पा रहा रिलीजन पे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है राहु 9th हाउस वाले लोगों के साथ। अब अगर देखेंगे तो एक्टर्स के हॉरोस्कोप में आपको राहु हमेशा स्ट्रांग देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग राहु इज द प्लैनेट ऑफ डिस्गाइज, बहरूपिया। आप कितनी भी सीरीज मूवीज वगैरह देख लो, सब में आपको जो आप एक्टर्स देख रहे हो वो एक्ट कर रहे हैं, वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, एक स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। रियलिटी में तो वो वैसे नहीं है ना। तो बेसिकली वो जो पर्दे पर नजर आ रहे हैं वो एक डिस्गाइज्ड रूप है उनका, वो रियलिटी नहीं है, वो असलियत में वैसे नहीं है। इसलिए जो है राहु का सेलिब्रिटीज के, एक्टर्स के हॉरोस्कोप में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। राहु पॉलिटिशियंस के हॉरोस्कोप में भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। बेसिकली राहु पॉलिटिशियंस हो गए, एक्टर्स हो गए, IT इंडस्ट्री हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, इस सब में राहु जो है इसका बहुत ह्यूज रोल देखने को मिलता है। एंड जितने भी स्पाइज हैं आपके या अंडरकवर एजेंट्स हैं, इनके हॉरोस्कोप में भी आपको राहु स्ट्रांग देखने को मिलेगा, बिकॉज राहु जो है वो कॉन्स्पिरेसी है। जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज हैं सब राहु के अंडर आती हैं। नाउ राहु को सांप माना गया है। अब आपने सुना होगा काल सर्प योग के बारे में। उसमें कई एस्ट्रोलॉजर्स का ये कहना है कि राहु जो है वो सिर है एंड केतु जो है वो टेल है सांप का। तो जब सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो उसे काल सर्प योग कह दिया गया है। एंड ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत बुरा है, वो करियर में, पर्सनल लाइफ में, हर चीज़ में इश्यूज़ वगैरह देता है। बट जितने भी हमारे ग्रंथ हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के, जितने भी माननीय ग्रंथ हुए हैं, फिर चाहे बृहत्पराशर होराशास्त्र है या फल दीपिका है, और भी जो हमारे माननीय ग्रंथ हुए हैं, उनमें काल सर्प योग के बारे में कोई लिखा नहीं है, कुछ उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है उसके बारे में। तो ये सिर्फ एक डराने का तरीका आजकल कह सकते हो कि बनाया हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू द स्क्रीन इन व्यू, राहु को सांप कहा गया है, बट हाँ हमारे ग्रंथों में राहु को स्नेक कहीं पे भी नहीं कहा हुआ, स्नेक शेप्ड कहा हुआ है। ये लोगों की बनाई बात है कि राहु सांप है, एंड राहु सांप नहीं है, राहु नाग है। नाग और सांप में ह्यूज डिफरेंस है। नाग जो है उसका फन हमेशा खड़ा रहता है, सांप जो है वो रेंगता है, पर नाग कभी रेंगता नहीं है। नाग को अपनी डायरेक्शन पता है, कॉन्फिडेंस में उसका फन हमेशा खड़ा रहता है। नाग जो है उसे नॉलेज का जो है प्रतीक माना गया है। नॉलेज, विजडम, जो हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है वो नाग के पास है। आप देखोगे कि शिव जी के गले में नाग है, विष्णु भगवान जो है वो नाग के ऊपर निद्रावस्था में रहते हैं हमेशा। नाग का जो है वो बहुत हेवी रोल है हमारे रिलीजन में। इनफैक्ट कई रिलीजन्स ऐसे हैं, कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर नागों की पूजा की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नाग का। इवन राहु जो है, राहु के पास इस रीज़न से हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब आप देखोगे कि नाग का जो विष होता है वो डुअल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। आप उसे किसी को मारने के लिए जहर देकर भी यूज़ कर सकते हो, एंड आप उसे एज अ मेडिसिन किसी को क्योर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली राहु की जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी हार्ड टू हैंडल एंड वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। राहु की एनर्जी को अगर कंट्रोल ना किया जाए या डायरेक्शन ना दी जाए तो वो किसी को मारने के काम भी आएगी, वो इंसान को तबाह कर देगी। किसी को क्या, जो नहीं कर रहा अपनी राहु की एनर्जी को हैंडल, उसी को ख़त्म कर देगी, मार देगी, एडिक्शन में डाल देगी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी। एंड जो उसको समझ जाता है, उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है, उसको तो हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड अपलिफ्ट कर देगी, अपलिफ्टेड सोल हो जाता है वो इंसान। नाउ राहु को बहुत ज़्यादा ब्रेव माना गया है। राहु इज़ द प्लैनेट ऑफ ब्रेवरी। रीजन बीइंग राहु जो है वो शेरनी का बेटा है। राहु इज बॉर्न ऑफ अ लायनेस, एंड शेरनी का बेटा तो शेर ही होता है। तो राहु के ब्लड में ब्रेवरी है। आप देखोगे कि जिनके 6th हाउस में राहु हैं, ऐसे लोगों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज बहुत होती हैं, दुश्मन बहुत होते हैं ऐसे लोगों के, एंड प्लानिंग प्लॉटिंग इन लोगों के अगेंस्ट बहुत होती है। बट अगेन दे नो हाउ टू फाइट देयर एनिमीज। उनके अंदर वो ब्रेवरी है, वो एक स्ट्रेंथ है अपने एनिमीज को फाइट करने की। राहु जो है वो पिशाच योग भी बनाता है। तो इसमें क्या रहता है कि चंद्रमा के ऊपर जब राहु और शनि का बाय एनी वे इन्फ्लुएंस है एंड लग्न वीक है तो ये योग बनता है। एंड ऐसे योग वाले लोग जो होते हैं उनके ऊपर भूत, प्रेत, आत्माएं, पिशाच, जितनी भी ये थर्ड वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं ये अपना इन्फ्लुएंस जमा सकती हैं। बेसिकली कहते हैं कि इनको पोसेस कर सकती हैं। ऐसे लोगों से भूत जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
रीज़न बीइंग कि चंद्रमा जो है आपका मन है, एज मैंने पहले बताया था, एंड राहु और शनि जब चंद्रमा को इम्पैक्ट करते हैं तो आप मेंटली वीक हो गए हो, साइकोलॉजिकली वीक हो गए हो। एंड जितनी भी ये भूत प्रेत आत्माएं हैं, ये उन्हीं लोगों को अपना टारगेट बनाती हैं जो मेंटली और साइकोलॉजिकली वीक है, बिकॉज वो लोग जो हैं दे आर ईजी टू कैप्चर। उन लोगों के ऊपर अपना होल्ड जमाना जो है वो बहुत ईजी है, मेंटली वल्नरेबल हैं वो लोग। तो अगर अब जिन लोगों के हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन है उन्होंने डरना नहीं है। अगर आपके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन है तो आप सिंपली चंद्रमा की रेमेडीज करो, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो फिर तो कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज मेंटली वीक होना ही बेसिकली जो है वो रीज़न बनता है कि जितने भी ये भूत प्रेत आत्माएं ये अपना पोसेशन जो है, अपना होल्ड जो है आपके ऊपर मना लेते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर वो इंसान जिसके हॉरोस्कोप में पिशाच योग है उसके ऊपर भूत प्रेत बाधा ही आ जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग एफ्लिक्शन होनी ज़रूरी है इसके लिए, राइट। तो आज की वीडियो में अब इतनी बात करेंगे राहु के बारे में। बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट राहु, एंड राहु का बाकी प्लैनेट्स के साथ जब कनेक्शन बनता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल, राहु का मंगल के साथ जब बनता है कनेक्शन तो वो अंगारक योग बनाता है, एंड और भी बहुत चीज़ें हैं। गुरु के साथ जब बनता है तो गुरु चांडाल योग है। तो देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।